नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बड़ा कौन होता है? दोस्तों, बड़ा वो होता है जिसमें बड़प्पन हो। बड़ा आदमी दरअसल वो होता है जो दूसरों का सम्मान करता हो। अज्जल गगरी छलकत जाए, लेकिन पानी से जो भरा हुआ घड़ा होता है वो छलकता नहीं है। दोस्तों, यही बड़े आदमी की निशानी है। वो कभी दूसरों को हीन दृष्टि से नहीं देखता है। उसकी नजर बहुत व्यापक होती है। वो सबके कल्याण के लिए काम करता है। देश के सियासन पर बैठे जिम्मेदार लोग हों या जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हों, सबको सेठ छाजूराम जी की जीवनी पढ़कर उनका अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि सही मायने में बड़प्पन क्या होता है, ये सेठ छाजूराम लांबा जी के जीवन से सीखा जा सकता है। मैं तो ये वीडियो बनाते हुए दोस्तों भाव विभोर हो जाता हूं। दुनिया में जितनी भी मोटिवेशनल किताबें हैं, सब की सब हमें ये सिखाती हैं कि हम जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। लेकिन शायद ही कोई किताब ऐसी लिखी गई हो कि सफल आदमी का आचरण कैसा होना चाहिए। सेठ छाजूराम जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा आने के बाद भी इंसान को विशाल पेड़ की तरह झुक जाना चाहिए। फलों से लदे पेड़ की टहनियां ऊपर की तरफ नहीं उठती, झुक जाती हैं ताकि कोई डाली को पकड़े और फल खा ले। सेठ छाजूराम जी का जीवन ऐसा ही था दोस्तों। आज के वीडियो में हम उनसे सीखेंगे कि बड़प्पन क्या होता है। बात उन दिनों की है जब रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने शांति निकेतन में वार्षिक उत्सव मना रहे थे। इस उत्सव में पधारने के लिए उन्होंने कलकत्ता के बड़े बड़े धन्ना सेठों को निमंत्रण दिया था। देश के दूसरे इलाकों में भी बड़े बड़े लोग इस समारोह में आमंत्रित किए गए थे, लेकिन सेठ छाजूराम को पता नहीं क्यों इसका समारोह का निमंत्रण ही नहीं दिया गया। सेठ छाजूराम जी का बहुत मन था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शन किए जाएं। वो उनका बहुत सम्मान करते थे और निमंत्रण नहीं भेजने को अगर कोई दूसरा आदमी उनकी जगह होता तो अपना अपमान समझता। लेकिन सेठ छाजूराम तो अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने अपने जीवन को फलदार पेड़ की भांति बना लिया था, ताकि अगर कोई कंकर भी उन पर मारे तो फल ही टूट कर गिरेगा, कंकर नहीं लगेगा। सेठ घनश्याम दास बिड़ला के साथ छाजूराम जी का गहरा अपनत्व था। इसलिए जब घनश्याम दास बिड़ला जी उत्सव में जाने लगे तो उन्होंने सेठ छाजूराम जी को भी अपने साथ चलने को कहा। सेठ छाजूराम जी ने उनसे यह नहीं कहा कि भाई मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि वो खुशी खुशी उनके साथ शांति निकेतन के लिए निकल गए और रास्ते में दोनों जी भर कर बातें करते रहे। शांति निकेतन में जब सांस्कृतिक समारोह का समापन हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर अपनी झोली लेकर सेठों के सामने चंदा मांगने के लिए निकल पड़े। वो शांति निकेतन को चलाने के लिए हमेशा ऐसा करते थे। वो अपनी झोली फैलाकर सबसे चंदा मांगा करते थे। उस झोली में सारे सेठ पर्ची पर चंदे की राशि और अपना नाम लिखकर उनकी झोली में डालते थे। बिड़ला जी भी उन सेठों में शामिल थे। टैगोर जी सबके सामने अपनी झोली लेकर वापस अपने स्थान पर बैठे। तब तक सेठ छाजूराम चुपचाप सारा मामला देखते रहे। इसके बाद वो खड़े हुए। सब उनकी तरफ देखने लगे और वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास गए और उनका अभिवादन किया और बड़ी विनम्रता से पूछा कि टैगोर जी, आपकी झोली में सबसे ज्यादा दान किसने लिखवाया है? टैगोर जी ने बताया कि सबसे अधिक चंदा तो सेठ घनश्याम दास बिड़ला ने 5,000 रुपए का लिखवाया है। सेठ छाजूराम ने घनश्याम दास बिड़ला की तरफ देखा, मानो कह रहे हो कि इस नेक काम के लिए भी 5,000 ज्यादा देने चाहिए थे। घनश्याम दास जी चूंकि बहुत सालों से उनको जानते थे, इसलिए वो समझ रहे थे कि सेठ छाजूराम की सारा क्या कर रहे हैं। वो मुस्कुराते रहे, अपनी सीट पर बैठे, और उनको पता था कि छाजूराम जी अब कोई ना कोई कमाल करने वाले हैं। इस पर सेठ चौधरी छाजूराम ने उस समय रविंद्रनाथ टैगोर को 20,000 रुपए नगद देते हुए अनुरोध किया कि टैगोर जी ये सारी पर्चियां उनको वापस ये कहकर भिजवा दें कि इस पे या तो राशि को दुगुना लिखें और फिर मेरी झोली में डालें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मैं उस पर्ची की राशि को अपनी तरफ से दुगुना करके बढ़ाकर दे दूंगा। यह सुनकर टैगोर हैरान रह गए, तो उन्हें भारी खुशी हुई। वो कई दिन देर तक सेठ छाजूराम का मुंह देखते रहे कि ये महादानी कहां से मेरे शांति निकेतन में आ गया। और इसके बाद जब टैगोर ने वो घोषणा की तो सभी सेठ लोग सकते में आ गए। लेकिन करते क्या, वे सभा से पीछे नहीं हट सकते थे। दान धर्म का मामला तो था ही, अब नाक का सवाल बन गया था। इसलिए सभी ने धनराशि को दोगुना कर दिया और इस प्रकार शांति निकेतन के लिए भारी धनराशि जमा हो गई। इतनी कि 2-4 साल तो टैगोर जी को फिर झोली फैलाने की जरूरत थी नहीं।
इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सेठ छाजूराम ने टैगोर जी से कहा कि टैगोर जी, कभी भी शिक्षा के लिए शांति निकेतन को चंदे की आवश्यकता हो तो मेरे से कहने में कभी संकोच मत करना। सेठ छाजूराम जी की दरियादिली को टैगोर जीवन भर सराहते रहे और एक सूचना पर सेठ छाजूराम शांति निकेतन को धनराशि उपलब्ध करवा देते थे। लेकिन कलकत्ता में इस बात का बवाल होना था, और वो भी अमीर लोगों की बैठकों में। इस बवाल की कल्पना भी सेठ छाजूराम ने नहीं की होगी, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि सभी उनके जैसा ही मन रखते हैं और सब शांति निकेतन में दोगुना चंदा देकर खुश हैं। इस घटना ने कलकत्ता शहर के मारवाड़ी सेठों की चिंता को बढ़ा दिया। अपने आप को छाजूराम जी की वजह से वो अपमानित महसूस कर रहे थे। साथ ही इस बात की चिंता भी कर रहे थे कि क्या किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और उन्हें अपमान के घूंट ना पीने पड़े। इसी चिंता के चलते एक दिन उन मारवाड़ी सेठों ने अपनी एक गुप्त बैठक बुलाई। बैठक में सेठ छाजूराम के व्यवहार पर चिंता जताई गई और कहा कि अगर छाजूराम जी इस तरीके से उनसे अधिक दान देते रहे तो बंगाली समाज में बाकी सेठों का मान कम हो जाएगा, और रहना बंगाली समाज में ही है। बैठक में फैसला लिया गया कि इस बारे में छाजूराम जी से बात की जाए और उनको समझाया जाए कि मारवाड़ी सेठों को वो नीचा ना दिखाएं, उनके सम्मान को बनाए रखें। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल यह प्रस्ताव लेकर छाजूराम जी के पास गया, और छाजूराम जी शहर के इतने बड़े बड़े सेठों को अपनी हवेली पर देखकर हैरान हो गए। उनको लगा कि कोई जरूर बड़ी विपदा आ गई है जिससे सारे लोग इकट्ठा होकर आए हैं। लेकिन जब सेठों ने अपनी बात करनी शुरू की तो फिर आराम से वो उनकी बात को सुनने लगे। उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। जब सबकी बात खत्म हुई तो सेठ छाजूराम ने उसी विनम्रता के साथ कहा कि मेरे यहां पधारे सभी गणमान्य सेठों और समाज के मोजिज लोगों, मेरी नीयत आपको नीचा दिखाने की बिल्कुल नहीं है। आपका अनादर मैं अपना अनादर मानता हूं। मैं इस सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे किसी काम से आपका सम्मान कम हो। मैं कभी यह नहीं सोचूंगा कि बंगाली समाज में आपकी इज्जत पर किसी तरीके से आंच आए। मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूं, और आज से कलकत्ता में जब तक मैं और आप हैं, पूरी जिंदगी मैं आपसे हमेशा चंदे में 1 रुपया कम दूंगा। आप मेरे घर आए, ये मेरा सौभाग्य है। इसके बाद सब सेठ खुशी खुशी अपने घरों को गए, और इसके बाद सेठ छाजूराम जी ने जीवन भर इस बात का ख्याल रखा, दान देते हुए कलकत्ता में, कि अधिकतम दान से वो हमेशा 1 रुपया कम दिया करते थे। लेकिन बाहर उन्होंने किसी तरीके के नियमों से खुद को नहीं बांध दिया, और जब जी चाह जितना चंदा देते थे। वो कभी भी जिद नहीं किया करते थे, वो सभी के साथ मिलजुल कर चलने में विश्वास करते थे। जब छाजूराम ने मारवाड़ी सेठों का सम्मान रखा तो उन्होंने बदले में भी सेठ छाजूराम को भरपूर सम्मान दिया, और उन्हें हर तरह का सहयोग वहां पर मिला। एक घटना और बताता हूं दोस्तों आपको। जब सेठ छाजूराम जूट किंग बन चुके थे तथा तेजी से अमेरिकी दुनिया में प्रवेश करते जा रहे थे, तो उन कारोबारियों को चिंता हो गई जो उनके व्यापार के प्रारंभिक दिनों में उनका सेठ कहकर मजाक उड़ाया करते थे, और कटाक्ष के तौर पर उनको व्यापारी कहकर उनका अपमान करने की पूरी कोशिश करते थे। ऐसे भी थे जो उनको भाड़ा देने की बात करते थे कि भाड़ा मुझसे ले जाना, गांव जाना हो तो। उनको लगा कि अब ये सेठ कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, क्योंकि अभी एक बड़े आदमी बन गए हैं। लेकिन छाजूराम जी ऐसी प्रवृत्तियों से कोसों दूर थे। इन व्यापारियों ने एक बैठक की और फैसला लिया कि जाकर चोई साहब से माफी मांगी जाए। ऐसा विचार करके वे छाजूराम जी से मिले और आने का अपना जो मंतव्य है वो स्पष्ट किया, तो सेठ छाजूराम जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन जिस मकसद को लेकर आप आए हैं मुझे उस पर हंसी आ रही है। इसके बाद वो गंभीर हो गए और कहा कि देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूं आपके सहयोग और आशीर्वाद से हूं। आपके साथ रहकर ही मैंने व्यापार करना सीखा है। एक अजनबी शहर में जब मैं खाली हाथ आया था तो आप लोगों ने तो मुझे गले लगाया था, और जहां तक व्यंग्य या कटाक्ष करने की बात है, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, और जिंदगी में हंसी मजाक चलते रहने चाहिए। आप जो भी कहते थे अपना समझकर ही कहते थे। मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस तरह के विचारों को मन में न लाएं। अपना प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद पहले की तरह मुझ पर बनाए रखें। मेरे लायक जब भी कोई सेवा हो, किसी तरह का संकोच न करना। आपके लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूं, और वही छाजूराम हूं। इसके बाद सेठ छाजूराम ने उन्हें भोजन करवाकर
अपने घर से भेजा। जब वे व्यापारी वहां से गए तो उनके दिल में सेठ साजूराम जी के प्रति गहरा सम्मान पनप गया था। दोस्तों, ये बड़प्पन की निशानी है। सेठ साजूराम बहुत समझदार और सुलझे व्यक्ति थे। वे इस सच्चाई को जानते थे कि अगर जीवन में लगातार तरक्की करनी है तो किसी से उलझने में अपना समय बर्बाद नहीं करना। ऐसे लोगों के बारे में सोचो तक नहीं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अपना सारा दिलो दिमाग अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। इसलिए दोस्तों, कभी जिंदगी में 4 पैसे हाथ में आ जाएं तो घमंड मत करना। सेठ साजूराम जी को याद कर लेना और फिर झुक जाना। बड़ा होने की निशानी है सबके साथ मिलकर रहना, ना कि अकड़ कर रहना। अपने इन्हीं गुणों की वजह से सेठ साजूराम को आज भी जमाना याद कर रहा है। और नहीं तो इस देश में ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने कब्र खुदवाकर मुर्दों के साथ रख के सिक्के भी निकलवा लिए, लेकिन उनको कौन याद रखता है। अगर आप बड़े बड़े शहरों में बहुत रिटायर्ड IAS IPS अफसरों को देखेंगे तो उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं रहते। दोस्तों, परिवार की तो छोड़िए। इसलिए जब पैसा, पद, प्रतिष्ठा आ जाती है तो लोग अकड़ जाते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो फिर लोग उनको नहीं मिलते। जो जीवन भर जो सबको साथ लेके चलते हैं, जो सबके काम आते हैं, सबसे हंस बोल देते हैं, उनका बुढ़ापा ही अच्छा गुजरता है। दोस्तों, आप कहीं भी देख लीजिए। जीवन में अगर हमने किसी को सम्मान नहीं दिया तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमें बदले में सम्मान मिलेगा। सम्मान उनको मिलेगा जिन्होंने जीवन भर दूसरों को सम्मान दिया है। इसलिए तो मैं कभी कभी जब सुबह देवीलाल पार्क में घूमने जाता हूं तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों से मिलता हूं जिनके चेहरे को देखते ही पता लगता है, उनकी हंसी बता देती है कि जीवन भर उन्होंने ऐसा सब मस्त जीवन जिया है। और कई बुजुर्गों के चेहरे के जो भाव हैं वो बता देते हैं कि वो कितने अकेले हैं। ये हमारे जीवन में जब हम युवा होते हैं, जब हम अपने पूरे यौवन पर होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, सम्मान होता है, हमारे पास पद होता है। जब तक हम किसी पद पे रहते हैं तो लोगों का जब अगर हम अपमान भी करेंगे तब भी हमारी लोग चिरूरी करेंगे, क्योंकि स्वार्थ होता है। लेकिन जब ये पद और पैसा नहीं होता दोस्तों, जब आपका पद नहीं होता और लोग कैसा सम्मान आपको देते हैं, उससे आप खुद का आकलन कर सकते हैं कि आपने जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है। ये सब हमारे आचरण पर निर्भर करता है। दोस्तों, मेरी खुशनसीबी है कि सेठ साजूराम जी के जीवन पर बताने का मौका मिला। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं इतने सारे आप जैसे जो अनजाने दोस्त हैं, पता नहीं कहां कहां से मुझे दोस्त फोन करते हैं, मुझसे सारे उम्र में लगभग बड़े होते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि धर्मेंद्र तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सच में मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। जब बाढ़ आती है दोस्तों तो जो पेड़ होते हैं उनके चींटियां भी लगकर तैर जाया करती हैं। महापुरुषों का जीवन ऐसा ही होता है। हम सब लोग चींटियों की तरह हैं, हम उनका सहारा लेकर इस जीवन में तैर जाएंगे। बस बात यह है कि जो अच्छा सीखा है उसको जीवन में लागू करना है। सेठ जी के बारे में जान रहे हैं तो सेठ जी जितना धन तो नहीं जुटा सकते, सेठ जी जितना दान तो नहीं दे सकते हम, लेकिन जब भी मौका मिले किसी एक की मदद की जा सकती है, किसी का सहारा बना जा सकता है, किसी को तो खुश किया जा सकता है। यही सेठ साजूराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला लगातार चल रही है। जितना भी मुझे इनके ऊपर सामग्री मिलेगी, जितना भी मैं रिसर्च कर पाऊंगा, जितना पढ़ पाऊंगा, जितना जान पाऊंगा, वो सारा का सारा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप हमेशा की तरह मुझे प्यार देते रहें। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छाई का काम है। हो सकता है कि मेरी यही सेवा जन कल्याण की हो। आप इस वीडियो को बहुत सारे साथी शेयर करते हैं दोस्तों, मुझे ही कई लोगों ने भेजा। ये भी सेवा है दोस्तों, क्योंकि अच्छाई को हम फैलाएंगे तो फैलेगी। यही हमें सेठ साजूराम जी के प्रति हम श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। इतने सालों बाद हमारे बच्चे भी उनको याद करेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी याद किया करेंगी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अच्छाई कमाई है। और अच्छाई बैंक में रखे हुए पैसे की तरह है, ब्याज तो बढ़ेगा उसका। बुराई भी ऐसी ही होती है दोस्तों, उसका फल भी कभी ना कभी तो काटना ही होता है। तो अच्छाई फैलाते रहें। जितने भी वीडियो होंगे आपके सामने ले आएंगे। 3 बजे की जो सेठ साजूराम जी की बातें हैं ये चलती रहेंगी। कल फिर मिलेंगे 3 बजे उनके जीवन पर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।